नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन खबरों की दुनिया में जो बदल सकती हैं राजनीति, समाज और आपकी जिंदगी की दिशा। आज हम दिखाएंगे कि बिहार की सियासत में कौन है असली ताकतवर नेता। आगे हम बताएंगे कि दिल्ली के यमुना घाट पर क्या सच में पीएम के लिए नकली यमुना बनाई गई है या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है, और साथ ही जानेंगे कि कौन करेगा महागठबंधन या एनडीए की जीत तय। और अंत में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और खोलेंगे ऐसे राज जिससे हर खबर आपके लिए मायने रखेगी। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सतारा आत्महत्या मामले में नया मोड़, डॉक्टर पर लगा फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से डिजिटल अरेस्ट मामलों का डेटा मांगा, 3 नवंबर को अगली सुनवाई। योगी की अर्थी निकालो बोलने वाले सुल्तानपुर के प्रभारी सीएमएस सस्पेंड, एफआईआर भी दर्ज। नीतीश ही होंगे एनडीए के सीएम फेस, मेरे विधायक देंगे समर्थन, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। बीएसएफ ने जम्मू के आरकेपुरा इलाके से बरामद किए 5.3 किलोग्राम हेरोइन के 2 पैकेट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएएस सहित कुल 64 अधिकारियों का तबादला। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर किया जाएगा कबीरधाम, लखीमपुर में सीएम योगी ने किया ऐलान। तकनीकी खराबी के कारण मदुरै दुबई स्पाइस जेट फ्लाइट की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी, 1,21,822 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स ने लगाई 567 अंकों की छलांग, निफ्टी 25,900 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता तो शामिल हैं ही, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है कि क्या कांग्रेस ने इस बार सही ट्रम्प कार्ड खेले हैं। और हाँ, पप्पू यादव का नाम भी इसमें शामिल है, जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ रिश्ते को लेकर विवादों में रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत जैसे शीर्ष नेता शामिल हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता भी बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। इसके अलावा उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक के कई युवा और क्षेत्रीय नेता भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इन नेताओं में मनोज राम, अलका लांबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, जीतू पटवारी, रंजीता रंजन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। खास बात यह है कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की कांग्रेस में औपचारिक एंट्री इस लिस्ट के साथ हुई है। उनके साथ उनकी सांसद पत्नी रंजीता रंजन का नाम भी शामिल है। बता दें, रंजीता रंजन पहले से ही कांग्रेस में है, जबकि पप्पू यादव को पहली बार पार्टी ने आधिकारिक तौर पर गले लगाया है। जाहिर है, पप्पू यादव का कांग्रेस के साथ रिश्ता लंबे समय तक कभी प्यार कभी तकरार वाला रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया था, लेकिन बिहार में कांग्रेस ने उन्हें आधिकारिक सदस्य के रूप में नहीं माना, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय रूप से पूर्णिया सीट जीतकर अपनी ताकत साबित की। इसके बावजूद कांग्रेस उन्हें सार्वजनिक मंचों पर अक्सर शामिल नहीं करती थी। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पप्पू यादव को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करके साफ कर दिया है कि वह पार्टी के सक्रिय और भरोसेमंद नेता बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता खासकर सीमांचल और कोसी इलाके में बहुत है।
जहां यादव, मुस्लिम, दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। कांग्रेस की ये रणनीति साफ है कि महागठबंधन में तालमेल बनाए रखते हुए पप्पू यादव जैसे सशक्त नेता के जरिए सीमांचल और मधेपुरा इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना है। आपको बता दें, बिहार में कांग्रेस इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 19 सीटें जीत पाई थी। इस बार पार्टी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है और पप्पू यादव को स्टार प्रचारक बनाने का मकसद भी यही है। हालांकि जहां एक तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाए जाने पर पप्पू यादव में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले पप्पू यादव को बड़ा झटका भी लगा है। जी हां, सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनसे ये पूछा गया है कि वो जनता को बांटने के लिए इतना पैसा कहां से लाते हैं। आपको बता दें, बिहार के वैशाली जिले के मनियारी गांव में हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया था। ऐसे समय में सांसद पप्पू यादव वहां पहुंचे और राहत सामग्री और आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इस दौरान उनका बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद उन पर चुनाव की घोषणा के बाद कैश बांटने पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो पप्पू यादव के शामिल होने के साथ कांग्रेस ने सीमांचल और कोसी इलाके में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर दी है। अब देखना यह होगा कि ये स्टार प्रचारक किस हद तक कांग्रेस के लिए जीत की गारंटी साबित होते हैं। बिहार का चुनावी रण अब और भी दिलचस्प होने वाला है। क्या हम महागठबंधन की ये ताकत चुनावी अखाड़े में काम करेगी या फिर कहीं राह में रोड़ा आएगा? खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली के यमुना घाट पर छठ महापर्व का जश्न तो शुरू हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जश्न सच में श्रद्धालुओं के लिए है या सिर्फ कैमरे के लिए? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस बार सियासत का तापमान छठ के पानी जितना गर्म हो गया है। दिल्ली में पीएम मोदी के लिए नकली यमुना बनाई गई है या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का राजनीतिक ड्रामा है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दिल्ली में छठ महापर्व की धूम के बीच यमुना नदी को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई गई है, जिसमें फिल्टर किया हुआ पानी भरा गया है। आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि दिल्ली के वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए फिल्टर किए हुए पानी से भरी नकली यमुना बनाई गई है। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि ये घाट खास तौर पर पीएम के लिए तैयार किया गया है, ताकि दिल्ली और बिहार के पूर्वांचलियों को लगे कि यमुना साफ हो गई है। उनका कहना है कि असली यमुना इतनी मैली है कि उसमें नहाना खतरनाक हो सकता है और अगर कोई बच्चा गलती से पानी में आचमन कर ले तो उसकी जान को खतरा है। सौरभ भारद्वाज ने बकायदा एक वीडियो भी शेयर किया है, देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन
सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज के वीडियो को साझा करते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इस वीडियो को शेयर कर इसे श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ धोखाधड़ी बताया है। हालांकि आपके इन दावों के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में 6,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना साफ नहीं की। हमारी सरकार ने घाटों पर सफाई अभियान चलाया और भक्तों के लिए घाट खुलवाए। ये सिर्फ राजनीतिक कुंठा और हार का गुस्सा है। जल मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि इस साल यमुना के पानी की गुणवत्ता पिछले साल से बेहतर है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिखाए, आप भी देखिए। निजामुद्दीन फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया 11 लाख, 7,900 प्रति 100 मिलीमीटर, पल्ला 920 600, वजीराबाद 16,800, ITO 35,000 से 7,000, ओखला 18 लाख से 2,700, आगरा नहर 22 लाख 1,600। परवेश वर्मा का कहना है कि अब भक्त सुरक्षित रूप से यमुना घाट पर छठ मना सकते हैं। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई पीएम के लिए अलग से नकली यमुना बनाई गई या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का राजनीतिक ड्रामा है? क्या दिल्ली की जनता और पूर्वांचलियों की आस्था का मजाक बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यमुना सच में साफ हो रही है या ये सिर्फ आंकड़ों का जादू है? जाहिर है छठ महापर्व के बीच दिल्ली की राजनीति और यमुना की सफाई दोनों ही चर्चा का मुख्य विषय बन गए हैं। दिल्ली की यमुना घाट पर छठ महापर्व की आस्था और राजनीति का संगम देखने को मिल रहा है।
कहीं पीएम मोदी के लिए तैयार नकली घाट की चर्चा है तो कहीं आम आदमी पार्टी की तीखी आलोचना। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी शोर है या यमुना की सफाई और भक्तों की सुरक्षा सच में सबसे बड़ा मुद्दा है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सवाल इस बार हर राजनीतिक गलियारे में गरमाया हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि ये भी कि कौन सा गठबंधन जीतने पर किसका चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा। महागठबंधन हो या एनडीए, हर दाव में नाम तो सुना गया है, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है। आज हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू परिवार के राजनीतिक गणित में क्या हो रहा है। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राजनीतिक सस्पेंस अभी बरकरार है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के अघोषित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने हैं, लेकिन कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के नेता सीधे तौर पर उनकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के रुख ने तेजस्वी के लिए रास्ता थोड़ा पेचीदा बना दिया है। राहुल गांधी ने किसी भी साफ बयान से परहेज किया है ताकि गठबंधन में संतुलन बना रहे। यही नहीं, तेजस्वी यादव लगातार अपनी ताकत और वादों के जरिए अपनी छवि मुख्यमंत्री के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए और बीजेपी भी पीछे नहीं है। अमित शाह ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर हामी नहीं भरी है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि उनकी कुर्सी आज भी अडिग है। उन्होंने पिछली बार भी जब मन हुआ कुर्सी छोड़कर फिर से संभाली और अब तक कोई उनकी जगह नहीं ले पाया। नीतीश कुमार का संदेश साफ है कि चाहे बीजेपी या एनडीए के अंदर मतभेद हो, वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। राजनीति में कई बार उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन उनके काम और प्रभाव को देखते हुए कोई भी उनकी जगह नहीं ले सका। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के कोर वोटर और बिहार का एक बड़ा तबका लालू यादव की विरासत पर भरोसा करता है। तेजस्वी यादव इस विरासत को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। उनका राजनीतिक जोर अभी भी इस बात पर निर्भर है कि वो सामाजिक न्याय और सरकारी नौकरी जैसे वादों को जमीन पर उतार सकें। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दूरी ने तेजस्वी यादव के सामने चुनौती बढ़ा दी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी भी अनसुलझा है और कई जगह दोस्ताना मुकाबले का माहौल है। फिर भी यह साफ है कि महागठबंधन का चेहरा अभी भी तेजस्वी यादव ही है। बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए भी ये चुनाव केवल गठबंधन जीतने का नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने का भी है। सुशील मोदी से लेकर सम्राट चौधरी तक हर रणनीति नीतीश कुमार को कुर्सी पर मजबूत बनाए रखने के लिए काम कर रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार के वोटर में बदलाव की उम्मीद है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे से ज्यादा राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक न्याय को महत्व दिया जा रहा है। जाहिर है, बिहार में अगले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। महागठबंधन की जीत हो या एनडीए की, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही अपनी अपनी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में हैं। नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत है और उनका राजनीतिक अनुभव उन्हें अद्भुत स्थिरता देता है। वहीं तेजस्वी यादव अपनी विरासत और वादों के दम पर अपने नेतृत्व की परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में बिहार के मतदाता अब अपनी नजरों से तय करेंगे कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री और कौन करेगा बिहार की राजनीतिक दिशा तय। हालांकि एक बात तय है कि इस बार चुनाव का नतीजा राजनीतिक इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार अभ्यर्थियों का कब तक चलेगा इंतजार। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जहां अभ्यर्थियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास तक मार्च किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार अब इन युवाओं के भविष्य के साथ न्याय करेगी या ये लंबित मामला और लंबा खींचेगा। आपको बता दें, बीते दिन रविवार को लखनऊ स्थित मायावती के आवास पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में बीजेपी सरकार की तारीफ की थी,
तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अभ्यर्थियों की आवाज उठाएं। अभ्यर्थियों ने सुरक्षा कर्मियों को अपना ज्ञापन सौंपा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में सरकार से पैरवी करने की मांग की गई। वहीं पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। अब ये पूरा मामला क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हुआ और उन्हें नौकरी से वंचित किया गया। लंबे संघर्ष और न्यायिक प्रक्रिया के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को नियुक्ति देने का आदेश दिया। लेकिन सरकार ने इसे जानबूझकर टाल दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ना होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। जाहिर है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की लंबित लड़ाई अब राजनीति और न्याय दोनों मोर्चों पर जारी है। प्रदर्शन, ज्ञापन और हिरासत के बावजूद उनकी मांग एक ही है, न्याय और नियुक्ति। अब देखना होगा कि क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट इन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरती है या ये लंबित मामला और वर्षों तक इंतजार करवाता रहेगा। तो आज हमने देखा बिहार में स्टार प्रचारकों की ताकत, तेजस्वी और नीतीश की राजनीतिक जंग, दिल्ली के यमुना घाट पर छठ महापर्व का राजनीतिक ड्रामा और उत्तर प्रदेश में बेरोजगार अभ्यर्थियों की लंबित लड़ाई। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस के लिए जीत की गारंटी साबित होंगे और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इन सवालों के जवाब तो चुनाव और समय ही देंगे, लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं अब पहले से कई ज्यादा अहम हो गई हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबरें अब तक के साथ, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए हर अपडेट, हर खुलासा और हर कहानी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।